गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 19 जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आइए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कल का होमवर्क था, जो लास्ट में हम क्विज करते हैं, उसका सोल्यूशन देख लेते हैं, यानी कि इसके आंसर्स एक बार आप लोग मिला लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन था, रिसेंटली वेयर वाज द नाटो समिट 2024 हेड। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर लाई करता है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है, ठीक है। और हाल ही में इसकी समिट कंडक्ट हुई है वॉशिंगटन डीसी में। अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश के साथ। Which organization recently released the Digital Economy Report 2024? इसको लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने। Which country is the host of Exercise Pitch Black 2024? Exercise Pitch Black के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? Your answer is ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट है, what is the theme of World Population Day 2024? सबसे पहले इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 11 जुलाई को, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी है? To leave no one behind, count everyone। ठीक है, ये पूरी थीम थी। चलिए फिर अब सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज और, क्योंकि बीच में मुहर्रम पड़ गया था, एक दिन मेरी लीव हो गई थी, तो उस दिन के जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको आज हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आज रिवीजन वाला पार्ट आज फिर से नहीं रहेगा। कल और आज मिला के जो भी क्वेश्चंस रह गए थे उनको हम कवर कर लेंगे और फाइनली फिर हम आगे रिविजन को रिज्यूम करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, खर्ची पूजा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। खर्ची पूजा जो आजकल चर्चे में है, इसको किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया, आपको ये बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी विशेष पहुंचाई हैं फॉर खर्ची पूजा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है त्रिपुरा स्टेट का। इसको सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई और अगस्त के मंथ में, यानी कि मिड जुलाई या फिर मिड अगस्त में। और कब होता है ये? ऑन द 8th डे ऑफ न्यू मून, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है, इसमें क्या चीजें होती हैं? टोटल 14 गॉड या गॉडेसेस हैं, उनकी वर्शिप होती है। और कौन करता है? रॉयल प्रीस्ट के द्वारा। और ये ज्यादातर कंडक्ट किया जाता है चतुर्दशा देवता टेम्पल में, जो कि ओल्ड अगरतला में लाया करता है। 7 दिन का ये फेस्टिवल होता है और इसमें डीटीज के जो हेड्स होते हैं उनको बैथिंग कराई जाती है, यानी कि उनको दूध से नहलाया जाता है और फिर उसको वापस उनको टेम्पल में रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस ये याद रखना है कि खर्ची पूजा फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है। योर आंसर इज त्रिपुरा। एक यहाँ पे आपके लिए होमवर्क बनता है कि आपको बताना है कि बथुकम्मा, जो कि एक फ्लावर का फेस्टिवल है, ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड रीजनल इवेंट ऑफ हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन ऑर्गेनाइज्ड। इस कैंपेन का सेकेंड रीजनल इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, आपको ये बताना है। तो इस कैंपेन का सेकेंड रीजनल इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है अंडर द दिशा स्कीम बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। और कहां पे? तो आंसर इज डी ऑप्शन, प्रयागराज, ठीक है। इसी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया और इस इवेंट के दौरान प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस किए गए फॉर द माई गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन विनर्स, और साथ ही जो एडवोकेट्स हैं उनके रोल को रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान नाम का एक पोर्टल भी इस दौरान लॉन्च किया गया, जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस प्रमोट हो सके, ठीक है। तो इस कैंपेन के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? योर आंसर इज प्रयागराज, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे एवरी ईयर। इसको हर साल हम कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हर साल होता है 15 जुलाई को, और इसको स्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस ने 2014 में। तो इससे ये चीज पे इंपॉर्टेंस हम डालते हैं कि जो यंग पीपल हैं उनको किस तरह से इक्विप करने की जरूरत है विद स्किल्स, अगर उनको एम्प्लॉयड होना है तो। इसके अलावा अगर उनको डिसेंट वर्क चाहिए, अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई स्किल अपने अंदर इंगेज करनी होगी, ठीक है। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? तो थीम थी यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये पूरी थीम थी और ये दिन सर्व करता है एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, जहां पे हम अवेयरनेस रेज करते हैं अबाउट द यूथ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता है 15 जुलाई को। इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन चोजन टू होस्ट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट फंड बोर्ड। कौन सी कंट्री है जिसको कि चूज किया गया है कि वो होस्ट बनेगी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट फंड बोर्ड के लिए? आंसर है सी ऑप्शन, फिलीपींस, ठीक है। द फिलीपींस को सेलेक्ट किया गया है टू होस्ट द बोर्ड ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप
साबित होगा कम्युनिटीज को हेल्प करने में जो कि इफेक्टेड होती हैं बाय द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और ये डिसीजन लिया गया ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन टॉक्स, जिसका फोकस क्या था, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ऐसे नेशंस जो कि इंपैक्टेड हैं बाय द ग्लोबल वार्मिंग। तो वर्ल्ड बैंक याद रखिएगा कि टेम्पोरेरी बेसिस पे ये इस फंड को ओवरसी करेगा अगले 4 सालों तक, और कंसर्न्स अभी भी एग्जिस्ट होते हैं रिगार्डिंग इट्स इन्फ्लुएंस, क्योंकि जो पावरफुल फंडिंग नेशंस हैं लाइक द यूएस, उनका काफी डोमिनेंस है। और फिलीपींस का पर्पस क्या है यहाँ पे, ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी डिस्कशंस को इनहैंस करना और नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड जो भी नेशंस हैं उनकी हेल्प करना, ठीक है। तो फिलीपींस को चूज किया गया है टू होस्ट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट फंड बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा यूनियन होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में रिव्यू किया है जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की परफॉर्मेंस है उसके इम्प्लीमेंटेशन को, ठीक है। और इस प्रोग्राम को अप्रूव किया गया था 2023 में, किस लिए, विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए जो कि लाई करते हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड लद्दाख, ठीक है। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको कि लीड करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पर्पस क्या है यहाँ पे, स्किल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड जनरेशन, टूरिज्म को बढ़ाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह। बेसिक एम ये है कि हम बॉर्डर सिक्योरिटी को इनहैंस कर सकें थ्रू इंक्रीज्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो आजकल चर्चे में है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर नेक्स्ट है, which organization recently awarded Captain Abhilash Rawat and his crew of oil tanker Marlin Luanda for exceptional bravery in Red Sea mission? किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कैप्टन अभिलाष रावत और उनकी क्रू को फ्रॉम द ऑयल टैंकर मार्लिन लुआंडा ने रिसीव किया 2024 का इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड अपने एक्सेप्शनल ब्रेवरी के लिए एट सी, ठीक है। इनको रिकॉग्नाइज क्यों किया गया, इनके डिटर्मिनेशन के लिए ड्यूरिंग अ रेस्क्यू मिशन इन द रेड सी, जहां पे इन्होंने एनकाउंटर किया एक सीरियस फायर को आफ्टर एन एंटी शिप मिसाइल स्ट्राइक। और इस अवार्ड के थ्रू स्किल और ब्रेवरी ऑफ इंडियन सीफेयरर्स को हाईलाइट किया जाता है एज नोटेड बाय इंडियाज डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग, ठीक है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रेजेंट किया, आंसर है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे 2 स्टेट्स की बात करेंगे जो न्यूज में आए, पहला है बिहार स्टेट और सेकेंड है तेलंगाना स्टेट। किस वजह से न्यूज में आए, एक्चुअली बिहार गवर्नमेंट ने हाल ही में डिमांड करा है कि इन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए फॉर द मखाना। मखाना आप सब समझते होंगे, जो व्हाइट कलर के छोटे छोटे से बॉल्स टाइप के होते हैं और ये पॉप्ड कर्नल होते हैं फॉक्सनेट के, ठीक है। और मखाना कौन से रीजन्स में कल्टीवेट होता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, जहां पे स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज थ्राइव होती हैं। याद रखिएगा कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मखाना का, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में भी बिहार से सबसे ज्यादा मखाना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ऑप्टिमल कंडीशन क्या है मखाना के लिए, इसमें आपको 20 to 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। एनुअल रेनफॉल चाहिए होती है 100 to 250 सेंटीमीटर, ठीक है। और न्यूट्रिशनली भी काफी इसके फायदे हैं, जैसे कि मखाना के अंदर फैट बहुत कम होता है और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, प्रोटीन मौजूद होता है, इसके अलावा मिनरल्स वगैरह, ठीक है। तो हो सकता है आपसे बस इतना पूछ लिया जाए कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने एमएसपी डिमांड की है मखाना के लिए, तो योर आंसर इज बिहार। क्यों बिहार, क्योंकि बिहार ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर भी है मखाना का, ठीक है। अब तेलंगाना की बात करेंगे, ये किस वजह से न्यूज में आया, बिकॉज ऑफ मंजीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है। मंजीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो तेलंगाना की है, इसको स्टडी किया जा रहा है और पोटेंशियली ये बनने वाली है स्टेट की पहली रामसर साइट, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये लोकेटेड है, ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मेडक डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में, और ओरिजिनली पहले ये एक क्रोकोडाइल सैंक्चुरी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पे लगभग 70 से भी ज्यादा बर्ड स्पेशीज मौजूद हैं, इंक्लूडिंग द वल्नरेबल मगर क्रोकोडाइल, ठीक है। तो मैन मेड रिजर्वायर जो इसमें बनाया गया है वो भी इरिगेशन को और ड्रिंकिंग वाटर को सपोर्ट करता है फॉर हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। इसी वजह से बस सिंपली ये मंजीरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी न्यूज में आ गई थी। तो इसकी लोकेशन हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, याद रखिएगा ये कहाँ पे लाई करती है, तेलंगाना में, ठीक है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कई बार ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। Recently, which state has opened its first bird gallery for enhancing the wildlife education and conservation? कौन सी स्टेट है जिसने हाल ही में ओपन कर ली है अपना पहला बर्ड गैलरी? पर्पस क्या है, वाइल्ड लाइफ एजुकेशन को इनहांस करना और कंजर्वेशन को बढ़ाना। आंसर है डी ऑप्शन, उत्तराखंड। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनॉग्रेट की है अपनी पहली बर्ड गैलरी, कहाँ पे, देहरादून सिटी में, ठीक है। इसी के साथ इनकी वाइल्ड लाइफ एजुकेशन इनहांस होगी और कंजर्वेशन एफर्ट्स बढ़ेंगे।
ये इनिशिएटिव हाईलाइट करता है स्टेट का कमिटमेंट कि किस तरह से एवियन डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे लगभग 710 बर्ड स्पेशीज फिलहाल मौजूद हैं। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशीज आती है हिमालयन मोनल और इसके अलावा हिमालयन ग्रिफॉन। ठीक है, तो ये गैलरी फीचर करेगी 10 थीम्ड एरियाज को, जहां पे जो थीम्ड ये एरियाज हैं वो फोकस करेंगे डिफरेंट बर्ड टाइप्स पे, और इसमें रिच इमेजरी होगी, डिटेल इन्फॉर्मेशन दी होगी और बर्ड कॉल्स वगैरह, जिससे कि एक इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाए, जिससे कि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बर्ड्स के ऊपर एम्फेसाइज हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड स्टेट जो है इन्होंने ओपन की है अपनी पहली बर्ड गैलरी वाइल्ड लाइफ एजुकेशन और कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है INS यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स को। कहां पे किया है? मुंबई सिटी में। ओके, इसी के साथ ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है फॉर द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, जो कि ओरिजिनेट हुआ था 1927 में और बाद में इसको स्टैब्लिश किया गया एज इंडियन एंड न्यूज़पेपर सोसाइटी इन 1939। तो INS सर्व करता है एज अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रेस इन इंडिया एंड एशिया। फोकस यहाँ पे क्या है? प्रेस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना और सर्कुलेशन को ऑथेंटिकेट करना फॉर न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। और इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे? लाइक इसके ओनर्स और जो पब्लिशर्स हैं प्रिंट मीडिया के। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स को किस सिटी में? योर आंसर शुड बी मुंबई। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री इज होस्टिंग द 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम? कौन सी मिनिस्ट्री है जो होस्ट कर रही है 2024 का वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, दैट इज सी ऑप्शन। इंडिया होस्ट कर रहा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग को पहली बार। कब से कब तक? 21 से लेके 31 ऑफ जुलाई तक, वहां पे नई दिल्ली में। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज करेगा 2024 का वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम, जिसके लिए इन्होंने थीम क्या रखी है? वर्ल्ड हेरिटेज इन द 21st सेंचुरी, ये वाली थीम थी। ठीक है, और इसके अलावा ये जो फोरम है इसमें 50 यंग प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट करेंगे ग्लोबली, और यहाँ पे इनके स्किल्स को इनहेंस करने की कोशिश किया जाएगा इन हेरिटेज प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो होस्ट कर रही है 2024 का वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इस इवेंट के लिए थीम क्या रखी गई है? वर्ल्ड हेरिटेज इन द 21st सेंचुरी। नेक्स्ट है, which European countries recently launched an initiative to develop long-range cruise missiles with a range beyond 500 kilometers? कौन-कौन सी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को डेवलप करेंगे, जहां पे इनकी रेंज होगी बियॉन्ड 500 किलोमीटर्स? ये कंट्रीज हैं पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। तो ये सारी कंट्रीज मिलके हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुकी हैं, और इसके बाद अब ये डेवलप करेंगे ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स को, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा रहेगी। और ये कब डिसाइड हुआ है? एट द नाटो समिट, जो कि वॉशिंगटन डीसी में हुई है। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट का पर्पस क्या है? यूरोपियन डिफेंस गैप को एड्रेस करना ड्यू टू द यूक्रेन वॉर, और इसको साइन किया है इनके रिस्पेक्टिव डिफेंस मिनिस्टर्स ने। ठीक है, तो इन कंट्रीज के नाम जरूर याद रखिएगा, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली। यहाँ पे एक और कंट्री आजकल न्यूज में है एंड इट इज द मार्शल आइलैंड्स। किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एम्फेसाइज किया है लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द मार्शल आइलैंड्स ड्यूरिंग द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइनिंग सेरेमनी। ठीक है, और ये साइनिंग हुई है फॉर 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस दौरान इन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सपोर्ट द पैसिफिक आइलैंड्स इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, पॉवर्टी एलिविएशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि पैसिफिक आइलैंड्स सिग्निफिकेंट ओशन कंट्रीज हैं, और इन्होंने ये भी बताया कि इंडिया की जो पार्टनरशिप है इन कंट्रीज के साथ वो बहुत मजबूत है। ठीक है, तो आपसे बस इतना पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है टू इम्प्लीमेंट 4 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? योर आंसर वुड बी मार्शल आइलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है, which IIT and प्रसार भारती hosted the 2-day robot competition named as DD Robocon India 2024? कौन सी IIT और प्रसार भारती ने मिलकर होस्ट किया है 2 दिन का रोबोट कॉम्पिटिशन जिसका नाम है DD Robocon India? आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। ठीक है, DD Robocon 2024 को होस्ट किया है IIT दिल्ली ने एंड प्रसार भारती ने। हाल ही में ये सक्सेसफुल तरीके से कंक्लूड हुआ दिल्ली के
त्यागराज स्टेडियम में। इस इवेंट में टोटल 46 टीम फीचर हुई थी जिन्होंने शोकेस किया है इनोवेशन एंड टीम वर्क को इन रोबोटिक्स। और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी निर्मा यूनिवर्सिटी जो कि अहमदाबाद में है, याद रखिएगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये फर्स्ट पोजीशन पे थी, यानी कि इसने जो है चैंपियनशिप को जीत लिया और अब ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को एट द ABU रोबोकॉन 2024 इवेंट। ठीक है, और ये जो ABU रोबोकॉन 2024 है ये कहाँ पे होगा? वियतनाम में होगा। ठीक है, पिंपरी चिंचवाड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि पुणे में है वो रनर अप पोजीशन पे रहा। ठीक है, तो IIT दिल्ली और प्रसार भारती ने होस्ट किया ये 2 दिन का रोबोट कॉम्पिटिशन जिसका नाम था DD रोबोकॉन इंडिया 2024। अब देखिए इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने हाल ही में लॉन्च किया है 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम को, और इससे होगा क्या? रिसर्च इनहैंस होगी एग्रीकल्चर सेक्टर में और एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का हाल ही में 96 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है दिल्ली में। इस दौरान इन्होंने अनाउंस किया है 323 नई क्रॉप वेराइटीज, जिसमें से 289 जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं और 27 इसमें से बायो फोर्टिफाइड टाइप्स हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया था हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। कौन है? मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि हाल ही में किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट प्रोग्राम को? आंसर इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। Recently, which Indian city created a world record by planting 11 lakh saplings in a day? कौन सी इंडिया की सिटी है जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है 11 लाख सैपलिंग्स को प्लांट करके सिर्फ एक सिंगल दिन में? आंसर है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर लिया है बाय प्लांटिंग 11 लाख सैपलिंग्स इन जस्ट 1 डे। कहाँ पे? इंदौर सिटी में। चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के? मोहन यादव। इन्होंने सर्टिफिकेट रिसीव किया फ्रॉम द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स टीम, और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इसके अलावा पार्टिसिपेट किया था एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन में, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 5 जून को। ठीक है, 5 जून को क्यों? क्योंकि इस दिन हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। और इंदौर जो कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है ये 51 लाख सैपलिंग्स बहुत जल्द प्लांट करेगी अंडर दिस ड्राइव। ठीक है, तो कौन सी इंडिया की सिटी है जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया बाय प्लांटिंग 11 लाख सैपलिंग्स एक सिंगल दिन में? आंसर इज इंदौर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव का पर्पस क्या होता है? एक्चुअली हुआ क्या है, नीति आयोग ने हाल ही में लॉन्च कर दिया है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज को। ठीक है, और इस चैलेंज को इन्होंने लॉन्च किया है अंडर दिस ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव, जिसका पर्पस होता है रोड बेस्ड फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन को डीकार्बनाइज करना इंडिया में टू मीट आवर 2070 नेट जीरो कमिटमेंट। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 2022 में, और ई फास्ट प्रमोट करता है क्लीनर फ्राइट सॉल्यूशंस को थ्रू नेशनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, और ये सपोर्ट करता है पायलट प्रोग्राम्स को और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को। इस इनिशिएटिव से डिस्कशंस फॉस्टर होते हैं अमंग द स्टेक होल्डर्स जैसे कि गवर्नमेंट बॉडीज एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, जिससे कि जो एडॉप्शन है इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज का वो इन्हांस हो सके इन द फ्राइट सेक्टर, और इसको बैक करते हैं 12 नॉलेज पार्टनर्स। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव का? पर्पस है इसका डीकार्बोनाइज द रोड बेस्ड फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब इसके अलावा नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपने सुना होगा, NGRI। इसने हाल ही में एक एविडेंस डिस्कवर किया है जो कि एंशिएंट कनेक्शन को दर्शाता है बिटवीन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड अंटार्कटिका। ठीक है, तो इस बॉडी को स्टैब्लिश किया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में, और ये पार्ट है CSIR का, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का। ये इंस्टीट्यूट डिफरेंट रिसर्च को कंडक्ट करता है इन जियोडायनेमिक्स, अर्थक्वेक हजार्ड्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज टू इन्फॉर्म सस्टेनेबल जियो रिसोर्स यूज एंड रेजिलियंस को इंप्रूव करने के लिए टू द नेचुरल हजार्ड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आजकल चर्चे में है ये किस सिटी में लाई करता है, तो इसका हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which INS has been adjudged the best ship of the Eastern Fleet at the annual Fleet Awards Function 2024? कौन सी इंडियन नेवी शिप है जिसको कि बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट का खिताब मिला है एट द एनुअल फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024? आंसर है यहाँ पे इंडियन नेवी शिप दिल्ली। ठीक है, इस एनुअल फंक्शन के दौरान जो कि हुआ था विशाखापट्टनम में, INS दिल्ली को रिकॉग्नाइज किया गया एज द बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट इसके ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए पिछले कुछ सालों में। और इसके अलावा INS कवारती जो है इसने रिसीव किया है
अवार्ड फॉर द बेस्ट शिप इन द कॉर्वेट कैटेगरी। ठीक है, और कुछ और भी शिप्स हैं जैसे कि हो गई आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सुमेधा और इसके अलावा आईएनएस सुमित्रा। इनको एक्नॉलेज किया गया है एज द मोस्ट स्पिरिटेड शिप्स ऑफ द सनराइज फ्लीट फॉर द परफॉर्मेंस इन वेरियस चैलेंजिंग मिशन। ठीक है, तो फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि बेस्ट शिप ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट कौन सी डिक्लेयर हुई है, आंसर है आईएनएस दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है recently which country has released the first tranche of $2.5 million to the United Nations Relief and the Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East। कौन सी कंट्री है जिसने पहला ट्रांच रिलीज कर दिया है $2.5 मिलियन का टू दिस फंड? आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया। इंडिया एंड गवर्नमेंट ने रिलीज की है पहली ट्रांच $2.5 मिलियन की टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज, और ये पार्ट है हमारे एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ $5 मिलियन का फॉर 2024 टू 25। ठीक है, तो इस बॉडी की बात करें तो ये ऑपरेशनल है सिंस 1950 और ये रिलीफ एफर्ट्स प्रोवाइड करती है अमिड द इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट इन गाजा, और फाइनेंशियल सपोर्ट जो ये है ये पार्ट है इंडिया के कमिटमेंट का टू असिस्ट पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज थ्रू दिस बॉडी। ठीक है, तो इंडिया ने इतना अमाउंट रिलीज कर दिया है पैलेस्टीन के लिए। देखिए, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट का नाम है नेविगेटिंग न्यू होराइजन। ठीक है, इस रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से क्रिटिकल ग्लोबल शिफ्ट होता जा रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज, और ये हाईलाइट करता है कि क्या रिलेशन है आज के ग्लोबल पॉली क्राइसिस का फ्यूचर के साथ, विच इज ड्रिवन बाय वॉर्स, एक्सट्रीम वेदर एंड पैंडेमिक। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि हमें ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को अच्छा करने की जरूरत है, रिसोर्स स्कैर्सिटी को फुलफिल करने की जरूरत है क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं हार्म हो रही है, और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें ये याद रखना है कि नेविगेटिंग न्यू होराइजन नाम की रिपोर्ट जारी करी है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। इसका हेडक्वार्टर्स लाई करता है नायरोबी, केन्या में। ठीक है, नेक्स्ट है Recently, Gitanas Nosar Da has been elected as the president of which country? हाल ही में कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो ये लिथुआनिया के ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे, एक बार फिर से ये यहाँ के प्रेसिडेंट नियुक्त हो चुके हैं अपने सेकेंड टर्म के लिए, जो कि 5 साल का रहने वाला है। ठीक है, और ये अब प्रेसिडेंशियल ओथ लेंगे एट द लिथुआनियन पार्लियामेंट, और 60 ईयर ओल्ड हैं ये, साथ ही इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने प्रपोज किया है कि जो लिथुआनिया का डिफेंस बजट है वो हमें 4% ऑफ जीडीपी कर देना चाहिए, जिससे कि हम लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस को फंड कर सकें, और ये एक मिसाइल शील्ड साबित होगी फॉर द बाल्टिक सी कोस्ट एंड बॉर्डर फोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि लिथुआनिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इनका नाम है गीतानास नौसाडा। फिर नेक्स्ट है एपस्टार 6E सैटेलाइट रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? इस सैटेलाइट को किसने डेवलप किया है? ये सैटेलाइट है चाइना की, और इसने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिया है आफ्टर सक्सेसफुल टेक्निकल रिव्यूज इन ऑर्बिट एंड हांगकांग। इसको डेवलप किया है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने। ये चाइना की पहली ऑल इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको कि इन्होंने 2023 के शुरू में लॉन्च किया था, और ये जो सैटेलाइट है इसको डिजाइन किया गया है इस तरह से कि ये 15 साल तक अपना वर्क कर सके, और ये हाई कैपेसिटी ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी इन अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, और साथ ही 25 KU बैंड इसमें फीचर होते हैं, और इसके अलावा 3 KA ट्रांसपॉन्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिससे कि टोटल थ्रूपुट इसका बनता है 30 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि एपस्टार 6E सैटेलाइट किस कंट्री ने डेवलप किया? योर आंसर इज चाइना। अब इसके अलावा IIT मद्रास भी न्यूज में है। किस वजह से? ये छोटी छोटी न्यूज साइड में मैं कवर करते चल रही हूँ ताकि कुछ भी आपका मिस ना होने पाए। एक्चुअली IIT मद्रास सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स साइंस एंड एनालिटिक्स ने अपने प्लान को अनाउंस किया है, जिसमें कि कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इंडिया की चेस कैपेबिलिटीज को हम इनहांस कर सकें। ठीक है, इस इनिशिएटिव का पर्पस ये है कि फैन एंगेजमेंट को बूस्ट किया जाए, एंटी चीटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, और चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इससे इनहांस होंगे। इसमें नए कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे ऑन नेप्टल, और साथ ही फ्यूचर स्पोर्ट्स एजुकेशन प्रोग्राम को सपोर्ट किया जाएगा। पर्पस यहाँ पे क्या है? फैन एंगेजमेंट को इंप्रूव करना ऑब्वियसली, इसके अलावा ग्रास रूट चेस ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्सपैंड करना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने हाल ही में अपने प्लान्स को अनवील किया है टू यूज टेक्नोलॉजी जिससे कि इंडिया की चेस कैपेबिलिटीज इनहांस हो सके, तो आंसर इज IIT मद्रास। ठीक है,
और इसके अलावा आईआईटी मद्रास याद रखिएगा पहली आईआईटी है इंडिया की जिसने कि आउटसाइड इंडिया अपना पहला कैंपस खोला था। कहां पे खोला था आपको ये चीज कमेंट्स में बतानी है। लास्ट क्वेश्चन है, थॉमस मुलर हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। थॉमस मुलर जो आजकल चर्चे में है ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये एक जर्मन फुटबॉल प्लेयर है और हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर द यूरो 2024। ठीक है, तो इसी के साथ इनका कैरियर जो है यहाँ पे कंक्लूड होता है, जो कि स्टार्ट हुआ था 2010 में इनके डेब्यू के साथ, और पिछले कुछ डिकेड में इनका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा जर्मन और वर्ल्ड फुटबॉल के ऊपर। इसी के साथ ये वन ऑफ द नेशंस मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स हैं। इनका ये जो डिसीजन है ये इनके चैप्टर को क्लोज करता है, इनके कैरियर को बेसिकली यहाँ पे एंड करता है इन द स्पोर्ट, और इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो थॉमस मुलर के बारे में 2 बात याद रखिएगा, ये एक फुटबॉल प्लेयर है, कौन सी कंट्री को खेलते हैं? आंसर इज जर्मनी। ठीक है, किस वजह से न्यूज में है? क्योंकि इन्होंने अपना इंटरनेशनल रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। जो चीज़ें हमारी मिस हुई थी वो आज कवर हो चुकी हैं 95 to 97%। एक दो क्वेश्चन जो रह जाते हैं उनको हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बताते चलूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है इनको PDF फॉर्मेट में पढ़ने के लिए तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं विद वेरी नॉमिनल फीस। ओके, चलिए आपके क्विज पे चलेंगे, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.